ओके, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या मतलब है इसका? ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहां पे सर्कुलर मोशन की स्टडी करने वाले हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पे जो फोर्सेस की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या उसके जो मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो वो तरीका क्या होगा, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कि पार्टिकल पे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेंगी, ठीक है, कि सिग्मा एफ आर इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल एंड सिग्मा एफ टेंजेंशियल इक्वल्स टू मास इनटू ए टेंजेंशियल, वो जो कहानी है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके मोशन को स्टडी करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो कि आई थिंक अभी तक सबको क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो बेसिक स्टेप्स है मोशन को स्टडी करने के पहले मैं वो ले देता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, उसके मोशन को अगर आपको एनालाइज करना है, फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप उसके मोशन में ये पता करो, फाइंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि वो पार्टिकल किसके अबाउट रोटेट कर रहा है और किस प्लेन में रोटेट कर रहा है। तो फाइंड प्लेन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि पार्टिकल किस प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो एक्सिस क्या है जिसके अबाउट वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, देन जो हमारी सेकेंड स्टेप रहेगी वो रहेगी कि आप क्या करो, आपको पता है पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, तो फिर आप क्या करो, आप बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करो। तो ड्रॉ एफबीडी, ठीक है, और अब आपको यह पता है कि हम जो सर्कुलर मोशन की बातें कर रहे हैं, हम दो डायरेक्शन के अलोंग बात करते हैं, एक हम बात करते हैं रेडियल डायरेक्शन के अलोंग और एक हम बात करते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग। तो मैं यहां पे जो मैंने एफबीडी बनाया है, मैं क्या करूंगा, सारे फोर्सेस के कंपोनेंट कर लूंगा अलोंग रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, तो ड्रॉ एफबीडी, ठीक है, एंड रिजॉल्व all the forces along radial and tangential direction। क्योंकि हमको स्टडी जो करनी है वो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग करनी है। ठीक है, अब आपने फोर्सेस के कंपोनेंट कर लिए, उसके बाद क्या कहानी है, उसके बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि ये फोर्सेस कर क्या रहे हैं। तो आपको यह पता है कि जो फोर्सेस पार्टिकल पे रेडियल डायरेक्शन में लगते हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे एफ सेंट्रीपिटल। मतलब ये जो फोर्सेस हैं सिग्मा एफ नेट, ठीक है, नेट फोर्सेस किस डायरेक्शन में, हम लोग बात कर रहे हैं रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्सेस अलोंग रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन वो आप कर लो। ठीक है, और ये जो किसके इक्वल होगा, ये आपका एफ सेंट्रीपिटल के इक्वल होगा। और एफ सेंट्रीपिटल क्या होता है, एफ सेंट्रीपिटल को आप चाहो तो एम वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हो और आप चाहो तो एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हो। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, देन ये हमने बात कर ली रेडियल डायरेक्शन के अलोंग। सिमिलरली हम बात करेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग। तो आपने जो फोर्सेस के कंपोनेंट किए हैं, आप टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग भी नेट फोर्स निकालोगे। ठीक है, और जो नेट फोर्स निकाला है अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है, तो नेट फोर्स अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन जो हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा एफ टेंजेंशियल के इक्वल होगा। और एफ टेंजेंशियल क्या होता है, ये होता है मास इंटू ए टेंजेंशियल लिख दो, या आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो मास इंटू अल्फा इंटू आर। इतनी सी कहानी है। हर एक क्वेश्चन में आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि यही पैटर्न आएगा। हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या प्लेन है, क्या एक्सिस है, किसके अबाउट पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और एक बार वो पता करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका एफबीडी बनाएंगे और सारे फोर्सेस को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। जो रेडियल डायरेक्शन में है वो फोर्सेस हमको एफ सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो एफ सेंट्रीपिटल होना ही चाहिए। और जो एफ नेट हमारा आ रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो पार्टिकल की स्पीड को चेंज कर रहा होगा, राइट, तो उसको हमने एफ टेंजेंशियल के इक्वल कर दिया। इतनी सी कहानी होगी हर एक क्वेश्चन में। तो मैं कुछ क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके बता रहा हूं यहां पे क्या कहानी है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
जैसे कि मान लो हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि जैसे कि ये हमारे पास एक बुकलेट है, ठीक है, और यहां पे एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस प्लेन में, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की। तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कैसे कर रहा है कि ये एक फिक्स पॉइंट है, इससे हमने एक थ्रेड को लेके यहां पे मास एम को बांधा हुआ है, और ये जो मास एम है ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है इस प्लेन में, ठीक है, और इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो ये हमारा जेड एक्सिस आ गई, ठीक है। तो हमने ये कुछ ऐसा कुछ मान लिया कि ये हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन में हमारा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको पहले तो समझ में आ गया कि हमारा प्लेन कैसा है। हमारा जो प्लेन है इस पर्टिकुलर में, तो प्लेन हमारा क्या होगा, प्लेन ही होगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। हमारा पार्टिकल जो मोशन कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में बात कर रहा है, और ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट ये पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक्सिस ये है जिसके अबाउट ये घूम रहा होगा। तो मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट से हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, और ये एक थ्रेड है, ये पॉइंट फिक्स है, ये एक थ्रेड है, इसका मास m है। आपसे पूछा गया फाइंड टेंशन इन थ्रेड, ठीक है, आपसे ये पूछा गया। तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आप इसका एफबीडी बनाओगे। इसका एफबीडी बनाओगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर ये प्लेन है तो मैं थोड़ा इसको वापस फिगर बना लेता हूं कि ये मेरा प्लेन है कुछ, ठीक है, तो यहां पे ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन में ये पार्टिकल ऐसे कुछ मोशन कर रहा था। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो नॉर्मल लगेगा प्लेन के ऊपर और mg लगेगा नीचे, और अंदर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन। ये समझ में आया? तो मेरे फोर्सेस जो हैं एक तो हो गए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, ठीक है, और जो फोर्सेस हैं एक आ गया मेरे रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। तो अगर मैं इसके मोशन को एनालाइज करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरा पार्टिकल है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, राइट। अगर कांस्टेंट ओमेगा है तो उसका वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी कितनी होगी, वो होता है ओमेगा इंटू आर। तो अगर इसकी लेंथ एल है तो ओमेगा इंटू एल इतनी पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी। तो अब यहां पे तो मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले तो मैंने समझा कि पार्टिकल किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्सिस फाइंड आउट की। उसके बाद मैंने एफबीडी बनाया। एफबीडी में मुझे कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी फोर्सेस या तो रेडियल डायरेक्शन में है या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, टेंजेंशियल में कोई फोर्स है नहीं। तो अब यहां पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, सबसे पहले कंडीशन क्या लगाऊंगा कि जो मेरा सिग्मा एफ आर किसको बोलता हूं मैं, कि ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग अलोंग रेडियल डायरेक्शन, दैट इज सिग्मा एफ आर, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरा एफ सेंट्रीपिटल के बराबर होना चाहिए। तो सिग्मा एफ आर की वैल्यू मेरा एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर एल होना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी, एल है। मेरा रेडियल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू किसकी आ गई, एम ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर आ गई। मतलब जो मेरा टेंशन है वो एम ओमेगा स्क्वायर एल हो रहा होगा। और क्या समझ में आ रहा है, और ये समझ में आ रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल रेस्ट पे है क्योंकि ना तो प्लेन के अंदर घुस जा रहा है ना प्लेन के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एन को mg ने बैलेंस कर लिया होगा, जो कि मेरे किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन होता तो ये इंफॉर्मेशन मेरे काम की होती। तो ऐसे सिंपल सवाल है, देख के समझ में आ गया हो, काफी सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत हुई नहीं समझने में, ठीक है। चलो ऐसे ही एक और अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो सिंगल पार्टिकल नहीं है, मेरे दो पार्टिकल्स हैं, तो मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ ले रहा होता कि फिर से मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ये हमारे पास एक एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्सिस से मैंने एक थ्रेड को कनेक्ट किया हुआ है जिससे मेरा एक ब्लॉक ये कनेक्टेड है मास m का, और ये दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है, ये भी मास m का। इसका नाम a है, इसका नाम b है, ये भी लेंथ l है, ये भी लेंथ l है। और हो क्या रहा है कि ये हमारा जिस प्लेन में है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, देख के समझ में आ रहा होगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो बेसिकली वही है कि इस बुकलेट के ऊपर यहां पे दो ब्लॉक रखे होते हैं, एक यहां पे और एक यहां पे, दो ब्लॉक रखे हुए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस एक्सिस के अबाउट इन दोनों ब्लॉक को घुमा देता हूं ओमेगा नॉट से, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से दोनों को घुमा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, जो मेरा पार्टिकल बी है वो इस सर्कल में मूव करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, और जो मेरा पार्टिकल ए है वो मेरा इस सर्कल में मूव कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है,
ऐसे करके दोनों मूव कर रहे हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोनों पार्टिकल मेरे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो अगर मैं दोनों पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो आप चाहो तो दोनों की वेलोसिटी निकाल सकते हो, जो जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन निकालना चाहो तो निकाल दो। इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो होगी ओमेगा इंटू एल। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो इसको मैं वेलोसिटी ऑफ बी, इसको बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ ए, और वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, इसकी आर 2l है। अब यहां पे मुझे मोशन की स्टडी करना है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे समझ में आ गया प्लेन क्या है, मुझे समझ में आ गया एक्सिस क्या है, मैं एफबीडी बनाता हूं। ठीक है, तो यहां पे ये जो मेरे दो ब्लॉक हैं, ये इसका नाम है बी, इसका नाम है ए। अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो यहां पे टेंशन आ रही होगी, यहां पे टेंशन आ रही होगी, यहां पे टेंशन आ रही होगी। इस थ्रेड की टेंशन को नाम देता हूं मैं T1, तो ये टेंशन T1, ये टेंशन T2। ऐसा मेरा कुछ एफबीडी बन रहा होगा। बाकी प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल और एमजी आ रहे होंगे, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये दोनों ब्लॉक जो हैं इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से मूव कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे दोनों बॉडीज का एफबीडी बना लिया। अब मैं एक एक करके दोनों बॉडीज को एनालाइज करता हूं, क्योंकि मेरा पार्टिकल बी भी सर्कुलर मोशन कर रहा है और ए भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले मैं एफबीडी बनाता हूं बॉडी बी का। अगर मैं बॉडी बी के लिए बात करूं, ठीक है, तो पार्टिकल बी जो है उस पे इस तरफ लग रहा है टेंशन T1, इस तरफ टेंशन लग रहा है T2, और ये एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी ओमेगा नॉट से, जिसकी रेडियस कितनी है L है। तो क्या मैं इस पार्टिकल के लिए बात कर दूं कि अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो सिग्मा एफ रेडियल है वो एफ सेंट्रीपिटल के बराबर होना चाहिए, और सिग्मा एफ रेडियल कितना है, वो है अंदर की तरफ फोर्स चाहिए मेरे को, तो T2 माइनस T1। इसकी वैल्यू एफ सेंट्रीपिटल कितना होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो मतलब जो मेरा T2 है वो आ जाएगा T1 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल। कुछ खास इंफॉर्मेशन मिली नहीं, बस एक रिलेशन मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, पार्टिकल ए को एनालाइज करता हूं। तो अगर मैं पार्टिकल ए को एनालाइज करूं तो पार्टिकल ए जो है उसका एफबीडी बनाओगे, उस पर इस तरफ लगेगा T1, और पार्टिकल ए जो है वो भी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और वो जिस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है उसकी जो रेडियस है वो है 2l। जरा सोच के देखो, ये पार्टिकल किस रेडियस में मूव कर रहा है, ये पार्टिकल मेरा 2l की रेडियस में मूव कर रहा है, तो इसका एफबीडी ऐसा कुछ बनेगा। और अगर मैं इसके लिए भी सेम कंडीशन लगाऊं कि सिग्मा एफ आर इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, तो सिग्मा एफ आर है इसका T1, एफ सेंट्रीपिटल हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, इसकी रेडियस 2l। मतलब यहां से मेरे जो T1 की वैल्यू है वो एम ओमेगा स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एल आ गया। मतलब मुझे यहां से T1 की वैल्यू मिल गई, और अगर आपको T1 की वैल्यू मिल गई तो T1 की वैल्यू यहां छाप दो, तो T2 क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा 3m ओमेगा स्क्वायर एल। समझ पा रहे हो? हर एक क्वेश्चन में बस यही करना है, आप प्लेन फाइंड आउट करो, आप समझो मोशन कैसा हो रहा है, और मोशन होने के बाद आप बॉडी के एफबीडी बनाओ और रेडियल और टेंशियल डायरेक्शन में बात कर लो। ठीक है, बाकी और डायरेक्शन के बारे में बात करने का कोई फायदा है नहीं हमको। ठीक है, तो ये कहानी होगी। तो अभी तक ये जो मैंने कहानी सुनाई है, ये कहानी से हमको समझ में आ गया कि हम सॉल्व कैसे करेंगे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस। अब सवाल ये है कि ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये मैंने सॉल्व किए हैं ग्राउंड फ्रेम में। कौन सा? इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व किए। लेकिन सोचो, अगर किसी की ऐसी इच्छा हो कि नहीं सर मुझे इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व नहीं करना, मुझे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए भी जुगाड़ है हमारे पास। और आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होगा, कि हम एक सूडो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। ये चीज समझ में आती है? तो अगर किसी की इच्छा यह है कि हम इन्हीं क्वेश्चंस को अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करता तो कैसे सॉल्व करता, तो वो कहानी भी सुन लेते हैं। तो क्या है वो कहानी? तो मान लो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना हो, ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करते हैं एक सूडो फोर्स, और उसी सूडो फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको आप एफ सूडो बोल सकते हो। याद रखना, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कुछ नहीं है, ये हमारा सूडो फोर्स है। तो पहला पॉइंट तो मेरे को समझ में आ गया कि ये फोर्स कब आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब आएगा जब हमारा फ्रेम कैसा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, तो एफ सेंट्रीफ्यूगल जो भी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is applicable
only for नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का यहां पे क्या मतलब है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है वो ये है कि हम जो पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो मोशन ऑफ पार्टिकल, तो वी आर ऑब्जर्विंग motion of particle from co-rotating frame। मतलब ये है कि अगर ये मेरा पार्टिकल बी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मान लो कि ये मेरा पार्टिकल बी या पार्टिकल ए सर्कुलर मोशन कर रहा होता, ठीक है, तो ये जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है मैं भी उसी प्लेन में साथ साथ घूम के देख रहा हूं। क्या कहना चाह रहा हूं अभी बताता हूं, ठीक है। तो पहले चीज तो समझो सूडो फोर्स है, ठीक है। ये हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये हमारे पास एक डिस्क होती, ये समझते हो एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है और डिस्क जो है वो कुछ ओमेगा से मूव कर रही होती। एक डिस्क है, डिस्क कुछ ओमेगा से मूव कर रही है और इस डिस्क पे थ्रेड की हेल्प से मैंने एक मास m का ऑब्जेक्ट लेंथ l पे लटका रखा है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो मास m का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी साथ में मूव कर रहा होगा। या ऐसे समझ लो, डिस्क नहीं समझ लो, बस ये समझ लो कि यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा क्या कर रहा है, लेंथ l पे रखा हुआ है, ठीक है। थ्रेड भूल जाते हैं तो फिर से एग्जांपल दे रहा हूं। क्या है एग्जांपल कि हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क पे लेंथ l पे एक मास m रखा हुआ है, तो डिस्क के ऊपर रखा हुआ है तो जितने से डिस्क मूव कर रही है उतने ही ओमेगा से वो मूव करेगा, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये गिवन है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पार्टिकल है ये मेरा कैसा मोशन कर रहा है, ये मेरा सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसको ऑब्जर्व करने वाले दो लोग हैं। एक इंसान है जो इसको ग्राउंड पे देख के ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब ये ग्राउंड पे देख के कोई पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा तो कैसा फ्रेम है, वो इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन एक इंसान है जो कि इस डिस्क पे ही बैठा हुआ है, एक और इंसान है जो कि इस डिस्क पे ही बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो इंसान है वो डिस्क पे बैठा हुआ है, मतलब वो इंसान भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसको हम बोल रहे हैं को रोटेटिंग फ्रेम, कि दोनों साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, दोनों साथ साथ सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो देखो यहां पे कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं तो हमको एक सेंट्रीफ्यूगल नाम का सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो तभी लगेगा जब हमारा फ्रेम कैसा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता है, ये चीज समझ लेना, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने क्या बोला कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कैसा है, सूडो फोर्स है। तो ये जो फोर्स है ये हमारा सूडो फोर्स है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये फोर्स सूडो फोर्स है, ठीक है, तो ये तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि फोर्स है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो वो भी सुन लेते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड जो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो होता है mv² बाय r, और आप चाहो तो m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हो। बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होता है आपके सेंट्रीपिटल फोर्स का वही मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ये चीज याद रखना, ठीक है, कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है कि इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। और अगर मैं बात करूं इसके डायरेक्शन की, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारी किस तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड। मतलब ये जो फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो यहां से आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ में ये आ गया कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ये दो फोर्स है, ठीक है।
तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये छोटी सी बात याद रखना जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। तो मैं ओवरऑल फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब कभी भी आप इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली सॉल्व कर लेते हो। लेकिन अगर आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर्सन बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूं जो कि खुद सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते हो तो आप एक सूडो फोर्स लगाते हो, उस सूडो फोर्स को आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो mv²/r होता है, या m⍵²r लिख दो। बेसिकली जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड इसका होता है, बट डायरेक्शन जो है इसकी रेडियली आउटवर्ड है, मतलब सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन होती है रेडियली इनवर्ड, इसकी है रेडियली आउटवर्ड, बस इतना डिफरेंस है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, चलो मैं समझाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारा एक डिस्क थी, डिस्क के ऊपर एक मास m रखा हुआ है, ठीक है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो वो मास m भी ओमेगा से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस कितनी है, l है। अब अगर मैं पर्सन ए के रिस्पेक्ट में बात करूं, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं बात करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको क्या समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ए ये समझ में आ रहा है कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। हमारा ये जो पार्टिकल है वो क्या काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फिर हम सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां पे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि यहां से एल लेंथ पे, ठीक है, ये मेरा पार्टिकल है जो कि ऐसे कुछ मूव कर रहा था ओमेगा से। तो अगर मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो कॉन्सेप्ट क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ये आएगा कि अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो अंदर की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा है। तो हमारा इस पार्टिकल पे क्या हो रहा है, हमारा ये पार्टिकल यहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ये पार्टिकल। तो इस पार्टिकल पे अगर मैं बात करूं तो ये डिस्क के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा था, तो स्लिप नहीं कर रहा था इसका मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा, ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, और सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा, तो यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही, स्लिपिंग नहीं हो रही इसका मतलब फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, रेडियली इनवर्ड लगेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा जाता कि फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की आप वैल्यू निकालते तो आप कैसे निकालते, आप कहते कि यहां पे जो पार्टिकल है मास m का वो सर्कल में मूव कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो हम कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे कि सिग्मा एफ रेडियल इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अंदर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, m⍵²l आ गई। इतना हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अब सवाल यह है कि अगर मैं इसी चीज को एनालाइज करूं बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में कैसे एनालाइज करूंगा, तो यहां पे ध्यान से देखो कि अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो बी के रिस्पेक्ट में पार्टिकल किस पे है, तो पार्टिकल इज एट रेस्ट। सोच के देखो, तुम भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो और तुम्हारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो तुम्हें तो यही लगेगा ना कि वो ए रेस्ट पे है हमेशा, ये जो पार्टिकल है वो हमेशा रेस्ट पे है, क्योंकि तुमसे इसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो तुम ये बोलोगे कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है वो कैसा है, रेस्ट पे। और अगर तुम्हारे रिस्पेक्ट में पार्टिकल रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिग्मा एफ नेट जो है वो 0 होना चाहिए, यही तो मतलब होता है रेस्ट का। तो पार्टिकल बी के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रेस्ट पे। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि यहां पे बी कैसा फ्रेम है, बी है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम, और अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो आपको इस पार्टिकल पे एक सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ये भले ही ये यहां पे लेंथ एल है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपको यहां पे एक सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा इसका। और सूडो फोर्स किस तरफ लगाओगे, तो अगर पार्टिकल इस सर्कल में मूव कर रहा था तो आप सूडो फोर्स लगाओगे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, बोले तो बाहर की तरफ लगाओगे, ठीक है,
सूडो फोर्स, और कितना होगा वो m ओमेगा स्क्वायर l, सेंट्रीपिटल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और अंदर की तरफ क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और आप कह रहे हो कि ये इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब F की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर l होनी चाहिए, तभी तो इस पे नेट फोर्स 0 आएगा। तो ये एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इनर्शियल फ्रेम में आपने बोला पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आपने सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगा दी, F रेडियल इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल। आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल रेस्ट पे है, तो आपने रेस्ट की कंडीशन लगा दी, और रेस्ट की कंडीशन के हिसाब से उस पे F की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर l आ गई, जो कि यहां से भी आ रही थी। तो ये चीज समझ पा रहे हो कि चाहे आप इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना चाहो, चाहे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करो, बस डिफरेंस इतना है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स आएगा जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलोगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी फील्ड का कि सूडो फोर्स से अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता। ठीक है, तो अच्छा वो एग्जांपल भी शायद मैं अभी करवा चुका हूं, उसी एग्जांपल की बात करता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने ये वाले एग्जांपल की बात की थी कि हमारे पास ये एक फिक्स एक्सिस है, ठीक है, और इस फिक्स एक्सिस पे ये दो मासेस हैं, ये मास m, ये भी मास m, ये लेंथ l, ये लेंथ l, इसका नाम a, इसका नाम b, यहां टेंशन T1, यहां टेंशन T2। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना होता। ठीक है, ये ओमेगा से ऐसे कुछ रोटेट कर रहे थे, तो इसका सर्कल ये बन रहा था और इसका सर्कल ये बन रहा था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में फाइंड वैल्यू ऑफ T1 T2 पूछा होता और आप सॉल्व कर रहे हो किसको, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आप क्या करो, आप किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर लो जो पॉइंट खुद सर्कुलर मोशन कर रहा होता। तो मान लेते हैं कि हमने एक पार्टिकल को कहां बिठा दिया है, हमने यहां कहीं बिठा दिया, इस थ्रेड पे बिठा दिया यहां पे। ठीक है, हम विथ रिस्पेक्ट टू P बात कर रहे हैं, जो पर्सन P है वो थ्रेड पे कहीं बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ से फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेंट्रीपिटल के बराबर आने वाला है, तो इससे पर्सन पे डिपेंड नहीं करता है वो चीज। ठीक है, तो हम P के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर P के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि A एंड B आर एट रेस्ट, दोनों के दोनों रेस्ट पे। इसका मतलब जो सिग्मा एफ नेट है, ठीक है, वो 0 होना चाहिए दोनों पार्टिकल्स पे, ये तो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप दोनों पार्टिकल का एफबीडी बनाओगे। तो अगर आप बात करोगे, एक ही बात करोगे, ठीक है, कि आप पहले बात करना चाहते हो पार्टिकल ए की, तो पार्टिकल ए की बात करोगे जो कि रेस्ट में है, तो आप क्या बोलोगे कि पार्टिकल ए जो है ये मास m है, जो कि एक्चुअली 2l रेडियस में मूव करना चाहिए था, बट आप कह रहे हो पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। और अगर ये रेस्ट पे है, इसका एफबीडी बनाओगे तो एक तो अंदर की तरफ टेंशन आएगा T1, और सिंस ये फ्रेम हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इस केस में रेडियली आउटवर्ड एक आ जाएगा सूडो फोर्स, और वो जो सूडो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। समझ पा रहे हो, जरा सॉल्व करो, इस पे नेट फोर्स 0 कर देते हैं, नेट फोर्स 0 करते हैं, मतलब T1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर 2l, इसकी वैल्यू 0, तो यहां से T1 की वैल्यू आ गई 2m ओमेगा स्क्वायर l। ध्यान दो, थोड़ी देर पहले जब मैंने सॉल्व किया था तब भी यही सेम आंसर आया था, और आना भी चाहिए, क्योंकि फ्रेम चेंज कर देने से फोर्स की वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाती है, फोर्स तो फ्रेम का इंडिपेंडेंट होता है, तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, और आई भी है। अगर आप यही कहानी बात करो किसके लिए, बी के लिए बात करो, तो अगर मैं बात करना चाहूं पार्टिकल बी के बारे में, कि पार्टिकल बी जो है वो भी हमारा रेस्ट पे विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है, और पी हमारा कैसा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो पी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो आप इसकी बी की बात भी कर लो। तो बी जो है, बी एक्चुअली हमारा पार्टिकल ये है जो कि इस सर्कल में मूव करना चाहिए था, जो कि लेंथ रेडियस आर थी। ठीक है, तो यहां पे एक तो अंदर की तरफ फोर्स लग जाएगा क्या, T2, एक बाहर की तरफ लग जाएगा T1, और एक लग जाएगा बाहर की तरफ सूडो फोर्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है, l। ध्यान रखना, दोनों पार्टिकल्स पे सूडो फोर्स अलग अलग लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स की रेडियस अलग अलग है। अगर मास अलग अलग होता तो भी फर्क पड़ता। ठीक है,
तो m ओमेगा स्क्वायर एल, ये सूडो फोर्स लग गया। इसके लिए नेट फोर्स जीरो करोगे फिर से, तो इस पे नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। कहां लिखूं, इधर लिख दूं क्या? तो यहां पे इस पे नेट फोर्स जीरो करते हैं, बोले तो T2 इसकी वैल्यू T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल आनी चाहिए, और T1 की वैल्यू अभी आपने निकाली है, तो यहां से T2 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 टाइम्स m ओमेगा स्क्वायर एल। और ध्यान दो, जब मैंने कुछ टाइम पहले सॉल्व किया था तो T1 और T2 दोनों की वैल्यूज यही है जो बोर्ड पे लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है आप कौन से फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। नॉन शेल फ्रेम होगा, सूडो फोर्स लगा देना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये सब कहानी है जो आपको आज की क्लास में सॉल्व करनी है। तो अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमारा एक कोनिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको, कि ये एक फिक्स एक्सिस है, इससे हमने एक थ्रेड को फिक्स किया हुआ है लेंथ एल, और यहाँ पे एक मास एम को लटकाया हुआ है। अभी जो मास एम है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तो हमको बोला गया है कि टेंशन कितना होगा, एंगल थीटा कितना होगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो कितनी है, एल है। अब ये स्प्रिंग है, ये मास एम है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये हमारा एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो हमारा पार्टिकल है ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, और ये जो इसकी रेडियस है वो हो जाएगी एल नॉट प्लस एक्स। क्योंकि अगर मान लो अगर यहां पे एक्सपांशन एक्स है तो नेचुरल लेंथ एल थी, तो एल प्लस एक्स ये एक्सपांशन होगा। अच्छा, एक्सपांशन क्यों होगा सवाल में? अगर किसी को ये डाउट है तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोच के देखो, अगर हमारा ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस पे अंदर की तरफ एक फोर्स तो लगना चाहिए, और वो फोर्स कौन लगाएगा? वो फोर्स स्प्रिंग लगाएगी, और स्प्रिंग फोर्स तभी लगाएगी जब एक्सपांशन या कंप्रेशन हो, समझ रहे हो। और अगर अंदर की तरफ फोर्स लगाना है तो पक्का एक्सपांशन होना चाहिए, सोच पा रहे हो। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कोनिकल हो गया। इस वाले केस में क्या है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये लेंथ एल गिवन है। अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इस मास से पास हो रही है, ओमेगा नॉट से घुमा दिया। तो होगा क्या, ये वाला जो ब्लॉक है ये इस सर्कल में मूव करेगा, ठीक है, ये सर्कल में मूव करेगा, ये इसको हमें रेस्ट पे रखना है। तो बताना है कि मैं ओमेगा की वैल्यू कितनी रखूं सच दैट ये ब्लॉक जिस पोजीशन पे उसी में रहे। नेक्स्ट में ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर को हम मूव करा रहे हैं कितने से, ओमेगा से, और इसको हम ओमेगा से मूव करा रहे हैं। तो यहां पे एक मास एम का ब्लॉक है, ये सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। हमें पूछा गया कितने ओमेगा से मूव कर रहा हूं कि ये जो है वो स्लिप ना करे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, जहां पे वहीं पे रहे। तो एक्चुअली ये जो ब्लॉक है ये खुद क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। समझ पा रहे हो। तो 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के टाइम मिलेगा आपको 8 से 10 मिनट, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। कहानी बहुत सिंपल सी है कि आप क्या करोगे, प्लेन फाइंड आउट करोगे और एक्सिस फाइंड आउट करोगे। तो यहां प्लेन हमें ऑलरेडी मिल गया, ये प्लेन में हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये है इसकी रेडियस। और ध्यान से देखो, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं रेडियस की वैल्यू जानना चाहूंगा तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहां पे जो रेडियस की वैल्यू है वो है एल का साइन थीटा, ये हमारी रेडियस है। और अगर मैं यहां पे एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी में ये हमारा टेंशन है, ये हमारा एमजी है। 2 कंपोनेंट होंगे टेंशन फोर्स के, ये एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा टी का कॉस थीटा और ये आ जाएगा टी का साइन थीटा। और आपको देख के समझ में आ रहा है कि यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो टी के कॉस थीटा की वैल्यू एमजी आ गई, जो कि किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ठीक है, पता होना चाहिए। और जो टी का साइन, अच्छा काम की इंफॉर्मेशन है एक्चुअली,
और जो टी का साइन थीटा है वो मेरा एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। मतलब टी का जो साइन थीटा है वो आ जाएगा मेरा एम ओमेगा स्क्वायर, आर कितना है, आर है मेरा एल का साइन थीटा, ठीक है। और ये ध्यान से देखो, ये है टी का साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ रेडियल इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, मैंने बिना क्वेश्चन के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेंटर सेंटर कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई मेरी एम ओमेगा स्क्वायर एल। और अगर मुझसे पूछा जाए कि एंगल थीटा कितना है, तो एंगल थीटा आप यहां से निकाल सकते हो, आप चाहो तो आप यहां से cos थीटा बोल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो सॉरी सेकंड इक्वेशन से, तो सेकंड इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूं इसी चीज को, तो क्या हो गया ये कि cos थीटा जो है वो है मेरा mg/t, और t मैंने अभी निकाला है एम ओमेगा स्क्वायर एल, तो mg डिवाइड बाय एम ओमेगा स्क्वायर एल, एम से एम कैंसिल, यहां से जो मेरा एंगल थीटा है वो आ जाएगा cos इनवर्स g बाय ओमेगा स्क्वायर एल। तो ये मेरा एंगल थीटा होगा और नीचे मेरी टेंशन लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी कहानी थी, समझ में आ गई। ओके, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहां पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स kx, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, जो इस पार्टिकल को एफ सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं रेडियल डायरेक्शन में, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सिग्मा एफ आर जो है वो एफ सेंट्रीपिटल होना चाहिए, और सिग्मा एफ आर कितना है, यहां पे सिग्मा एफ आर है kx, और वो होना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर रेडियस, रेडियस कितनी है एल प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा kx माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर एल, यही बना। तो यहां से जो x क्या पूछा गया है, एक्सपांशन पूछा गया, तो x जो आ गया वो आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइड बाय k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सपांशन इन स्प्रिंग का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको इक्विलिब्रियम पे रखना है, तो अगर इसको इक्विलिब्रियम पे रखना है तो यहां एफबीडी बनाओ, यहां पे लगेगा टेंशन, यहां पे लगेगा 2mg। तो क्या हमें अगर b को इक्विलिब्रियम पे रखना है, ठीक है, तो अगर हमें b को इक्विलिब्रियम पे रखना है तो वहां से क्या इक्वेशन आ गई कि जो t की वैल्यू है वो हमारी 2mg होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। फिर हमने बोला कि अगर मैं एक ही बात करूं तो a मेरा क्या कर रहा है, a मेरा कर रहा है सर्कुलर मोशन, a सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब सिग्मा एफ आर मेरा एफ सेंट्रीपिटल के बराबर होना चाहिए। और सिग्मा एफ आर क्या आ रहा है, तो यहां पे अंदर की तरफ लग रहा है टेंशन फोर्स, बस। तो टेंशन की जो वैल्यू है वो मेरी एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होना चाहिए। टेंशन मैंने अभी भी निकाला है कितना, 2mg, तो यहां से जो 2mg की वैल्यू है वो आ गई मेरी एम ओमेगा स्क्वायर एल। एम से एम कैंसिल, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा आ जाएगा यहां से 2g बाय एल इसकी पावर 1/2। समझ पा रहे हो, सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। बस पता करो क्या प्लेन है, कैसे मोशन हो रहा है, क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन लगाओ और सॉल्व करो, सिंपल सी कहानी, ठीक है, एकदम मजेदार। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहां पे इसको स्लिप नहीं करना है। तो जरा सोच के देखो, ये हमारा पार्टिकल कैसा कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए जो कि नॉर्मल होगा, इस दीवार की वजह से एक नॉर्मल आ रहा होगा, राइट। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा है mg, जिसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन आया होगा। तो अगर इस ब्लॉक को स्लिप नहीं करना है तो पहली बात तो f की वैल्यू mg होनी चाहिए, स्लिप नहीं करने की कंडीशन, ठीक है। और क्या, और हमारा पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फिर इसका जो सिग्मा एफ आर है वो एफ सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। और सिग्मा एफ आर कितना है, तो ध्यान से देखो वो सिर्फ नॉर्मल है, और उसकी वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर, और आर कितना है हमारा, आर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये पता होता है कि हमारा जो फ्रिक्शन है इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू होना चाहिए। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है, mg आई है, तो mg शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू। n कितना आया है, n आया है हमारा m ओमेगा स्क्वायर आर, m से m कैंसिल, तो यहां से जो ओमेगा स्क्वायर आ गया है वो आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू g डिवाइड बाय म्यू आर।
मतलब ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बाय म्यू आर इसकी पावर 1/2, या तो उसके इक्वल हो या इससे बड़ा हो, तो हमारा ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ओके, इसके बाद आप चाहो तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। शायद आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करता तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहिए, और ये ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहिए तो बाहर की तरफ लगता है सूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर। और जरा सोच के देखो, अगर इस ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है तो फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए सही है। एफ लिमिटिंग जितना ज्यादा हो उतना हमारे लिए सही है। और एफ लिमिटिंग ज्यादा कब होगा? जब नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा होगी, और नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब ओमेगा ज्यादा होगा। इसीलिए यहां क्वेश्चन में ओमेगा की रेंज आई है कि इससे बड़ा या इसके इक्वल होना चाहिए। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, सामने 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ये बेसिकली ये है कि हमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है और हमने एक ब्रिज बनाया है, ठीक है। तो हम ए टू बी जो जा रहे हैं, तो यहां पे जो ब्रिज है वो हमारा ऐसे कुछ शेप का है, ठीक है, और यहां पे कुछ ऐसा शेप है। तो दोनों ही केस में ये जो ब्रिज है वो ब्रिज क्या है? एक सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर। अब बोला गया है कि यहां पे ये नॉर्मल n1 और नॉर्मल n2 की वैल्यू क्या है वो निकालो। और आपको ये भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये भी समझ में आ जाएगा कि ब्रिज हम जनरली ऐसे बनाने चाहिए या ब्रिज हमको ऐसे बनाने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी यहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको n1 n2 निकालना है, सर्कुलर आर्क है, और ये जो कार है इसका मास m है और वेलोसिटी v0 से मूव कर रहा है। दोनों में आइडेंटिकल केस है, बस शेप का डिफरेंस है, ठीक है, और रेडियस आर दोनों केस में। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक रॉड है, मास m लेंथ l की, और Ly3 पे एक पॉइंट P है। बताना है कि उस पॉइंट P पे टेंशन क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करवा दूंगा। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है कि यहां पे एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल बाउल में क्या है? ये रेडियस r है, यहां से हमने एक मास m को छोड़ दिया, तो मास m को यहां से छोड़ दिया है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो ये जो बॉल है ये एक कुछ एंगल थीटा तक इसके साथ कांटेक्ट में रहेगी, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट P ऐसा आएगा जहां पे कांटेक्ट लूज कर देगी। तो हमें बताना है कि जिस पॉइंट पे कांटेक्ट लूज किया उसकी हाइट कितनी है, किस एंगल थीटा पे है वो पॉइंट P, और उस पॉइंट P पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी जब उसने कांटेक्ट लूज किया, तो ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 5 से 10 मिनट, फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। देखो, इन दोनों क्वेश्चंस को देख के आपको समझ में आ रहा है कि आप यहां पे ये हमारा पार्टिकल इस सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका एफबीडी बनाएंगे, तो ऊपर लग रहा है n, नीचे लग रहा है mg, और यहां पे कंडीशन लगा दोगे कि सिग्मा एफ आर इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल बोले तो mv स्क्वायर बाय आर। और यहां पे एफ सेंट्रीपिटल क्या है? तो आप एफ सेंट्रीपिटल देखोगे तो mg माइनस n1, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी mv स्क्वायर बाय आर। मतलब n1 की जो वैल्यू है वो आ गई mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर। जबकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे n लग रहा है ऊपर की तरफ और ये लग रहा है mg नीचे की तरफ। तो यहां पे आप जो कंडीशन लगाओगे कि सिग्मा एफ आर इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, तो यहां कंडीशन क्या बन जाएगी कि नॉर्मल फोर्स है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है, तो ये आ जाएगा n2 माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, और यहां पे जो n2 की वैल्यू है वो है mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर। कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पे mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर और यहां पे mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर। एक छोटी सी चीज यहां पे ऑब्जर्व करने वाली है, और वो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? वो ये है कि आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि n2 आपका बड़ा है, n1 छोटा है। मतलब यहां पे अगर कोई कार इस शेप में मूव करेगी तो उस कार को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए मुझे जो रिएक्शन फोर्स लगाना पड़ रहा है, जो नॉर्मल फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो एक्चुअली ज्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले शेप के लिए। इसीलिए जनरली जो हमारा ब्रिज का शेप होता है वो ये होता है। क्यों? क्योंकि सोचो, इसको इस पाथ में मूव कराना है तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। कम फोर्स लगाना पड़ रहा है मतलब ये ब्रिज ब्रेक नहीं होगा। वरना सोचो, अगर ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है और ब्रिज की एक स्ट्रेंथ होती है, अगर आप उतने अच्छा ब्रिज नहीं बना पाए तो ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, दिक्कत हो गई। तो इसीलिए अगर हमें कम फोर्स रखना है, ठीक है, और हमको मोशन कराना है, तो हम इस टाइप के ब्रिज बनाते हैं।
वन ऑफ द रीजन ये है उसका, ठीक है। बाकी सॉल्व करने का तरीका ये है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ऐसा मान सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू, कि यहां पे एक मास m है और यहां भी एक मास m है। आप इसको कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्लॉक्स मान सकते हो जो कि इस पॉइंट से अच्छा ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा नॉट से मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे आप कैसे सॉल्व करोगे? ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें मूव कर रहा है ये रॉड, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है? तो देखो तरीका ये है कि आप इस पॉइंट से इस रॉड को ब्रेक कर दो, इस पॉइंट से इस रॉड को ब्रेक कर दिया, तो इसका जो मास है वो कितना है m/3, और इसका जो मास है वो कितना आ जाएगा 2m/3। क्यों? क्योंकि ये लेंथ l/3 है, ये बच्चे कुछ ही लेंथ 2l/3 है, तो इसका मास m/3, इसका मास 2m/3। मतलब ये जो ब्लॉक बनेगा इसका मास m/3 और इसका मास 2m/3। साथ में ये भी समझो कि ये कितने कितने डिस्टेंस में मानना है। तो क्या मैं एक कंटिन्यूअस मास बॉडी को अगर मुझे पॉइंट मास से रिप्लेस करना है तो क्या मैं इस पूरे के पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ मान सकता हूं? ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी को एक सॉरी किसी भी आप एक कंटिन्यूअस मास बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, और पॉइंट मास से अगर आप रिप्लेस कर सकते हो तो वो कैसे हम करते हैं, वो हम उसमें यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे आप इस रॉड को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो m/3 के मास से, बट कहां पे रखना है? तो सेंटर ऑफ मास पे रखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? इस रॉड के सेंटर पे। इस रॉड की लेंथ l/3 है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? l/6। मतलब ये जो लेंथ है, ये जो रेडियस है वो l/6 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रॉड को भी आप रिप्लेस कर सकते हो इसके सेंटर ऑफ मास से, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये लेंथ है 2l/3, तो इस जहां से हमने काटा है वहां से लेंथ कितनी हो जाएगी? l/3। ये लेंथ l/3, ये लेंथ l/3, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने डिस्टेंस पे है? वो है 2l/3। मतलब इसकी जो रेडियस माननी है वो आपको माननी पड़ेगी कितना? 2l/3। ये समझ पा रहे हो? तो आप इस क्वेश्चन को इसकी तरह मान सकते हो। अब आपको टेंशन निकालनी है पॉइंट P पे, मतलब अगर मैं यहां पे टेंशन को T1 बोलूं तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? T1 की वैल्यू पूछी गई है। ये समझ पा रहे हो? हमसे पॉइंट P पे टेंशन पूछी गई है, मतलब हमसे पॉइंट P पे T1 की वैल्यू पूछी गई। कहां पे काटा है आपने? T1 पे काटा है, इस पॉइंट पे काटा है ना, उस पॉइंट पे टेंशन क्या है? T1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे T1 की वैल्यू पूछी गई इस क्वेश्चन में, और T1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो T1 की वैल्यू निकालने के लिए अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो आप B के मोशन की स्टडी कर लो। और B के मोशन की स्टडी करूं तो यहां पे सिग्मा FR इक्वल्स टू mv²/r लगा सकते हैं, या m⍵²r लगा सकते हैं, ठीक है। वैल्यू छाप देते हैं, तो T1 F सेंट्रीपिटल है, मास है 2m/3, ω⍵0², ठीक है। R कितना है? R है हमारा 2l/3। मतलब यहां पे जो टेंशन है वो है 4/9 m⍵²L। इस तरीके से हम मान सकते हैं। बस आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है कि एक कंटिन्यूअस मास बॉडी को आप एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, और ये जो हम ये प्रोसेस करते हैं उसमें हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास की हमने क्या है कि बेसिकली एक रॉड है, इसको आप पॉइंट मास पे रिप्लेस कर दो, और पॉइंट मास कहां पे रखना पड़ेगा? वो पॉइंट मास सेम मास का होना चाहिए उस रॉड का मास है, और रखना चाहिए उसको सेंटर ऑफ मास पे। तो इसका मास m/3 था, सेंटर ऑफ मास l/6 पे, तो m/3 मास l/6 पे रखा। इसका मास 2m/3, सेंटर ऑफ मास है यहां से कितना? 2l/3, तो 2m/3 रखा हमने 2l/3 पे। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके सॉल्व करेंगे। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहानी है वो भी सुन लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहां पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये अगर ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो हाइट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये हाइट जो है वो आ जाएगा r का साइन थीटा। एक सेकंड, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा r है, r का ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, चले यहां पे एक सेकंड, कॉस थीटा आएगा ना, साइन थीटा क्यों आएगा? तो ये जो हाइट है वो आ जाएगा हमारा r का कॉस थीटा। कैसे बोला? बहुत सिंपल सी कहानी है, ये r है, कंपोनेंट कर लो, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? r का कॉस थीटा होगा।
अगर ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा है तो ये हाइट भी आर कॉस थीटा है। तो यहां पे आपको क्या देख के समझ में आ रहा है, आपको देख के समझ में आ रहा है कि अगर ये पार्टिकल इसके पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी, इस पॉइंट पे अगर मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ v मानूं तो पार्टिकल वर्टिकली कितना नीचे आया, वर्टिकली ये डिस्टेंस नीचे आया जो कि r माइनस एच है। शायद आप सोच पा रहे हो, पार्टिकल वर्टिकली r माइनस एच नीचे आया है, तो जो पार्टिकल की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब वेलोसिटी एज पॉइंट p इज इक्वल टू √2g r माइनस एच। ये चीज समझ पा रहे हैं? और हमें पता है कि जो h की वैल्यू है वो कितनी है, h की वैल्यू है r का cos थीटा। मतलब जो वेलोसिटी एट पॉइंट b है इट कैन बी रिटन एज 2g r 1 माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमको बदल गया वेलोसिटी एट पॉइंट p, बट अभी भी हम आंसर नहीं निकाल पाए क्योंकि हमें cos थीटा की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हमें क्या बोला गया कि पॉइंट p कौन सा पॉइंट है, पॉइंट p वो पॉइंट है जहां पे ये कांटेक्ट लूज कर दे रहा है। मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे इसका एफबीडी बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या कहानी थी, तो कहानी ये है कि अगर ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, ठीक है, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये एंगल थीटा है, ये लग रहा है mg, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो mg का जो कंपोनेंट है अंदर की तरफ आ जाएगा mg cos थीटा, ये आ जाएगा mg sin थीटा, और ये आ जाएगा नॉर्मल। और सिंस पार्टिकल हेमीस्फेरिकल वॉल के ऊपर मूव कर रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा पार्टिकल ने यहां से यहां तक कैसा मोशन किया है, सर्कुलर मोशन किया है, राइट? और अगर सर्कुलर मोशन किया है तो सिग्मा एफ आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर बोलना बिल्कुल सही है। तो सिग्मा एफ आर क्या है, तो वो आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एन, इसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। और अगर मैं पॉइंट पी के लिए बात करूं तो ये आ जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट पी और नॉर्मल एट पॉइंट पी। और जरा ध्यान से देखो, अगर इसने पॉइंट पी पे कांटेक्ट लूज कर दिया है तो क्या इस नॉर्मल की वैल्यू 0 होनी चाहिए? कांटेक्ट लूज करने का मतलब नॉर्मल 0। तो यहां से आपका आ गया mg sin थीटा, इसकी वैल्यू m, v स्क्वायर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर यहां से वैल्यू पुट कर दो, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय r, r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो और सॉल्व करेंगे तो यहां से और ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ आ गया sin थीटा, इसकी वैल्यू साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यही कहानी बनी है। चलो चले एक सेकेंड, mg कॉस थीटा नहीं होना चाहिए, गलत लिख दिया मैंने। यहां पे एफ आर जो है वो क्या होगा, अंदर की तरफ फोर्स, तो mg का कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा लिखना चाहिए था, तभी अजीब सा आंसर बन रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, mg का कॉस थीटा है, ये भी mg का कॉस थीटा है। तो यहां पे ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस cos थीटा, तो इसको इस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा 3 थ्राइस ऑफ cos थीटा इक्वल टू 2। बोले तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई 2/3। मतलब आपका जो एंगल थीटा है वो आ जाएगा cos इनवर्स 2/3। आप एक ट्रायंगल बना लो, ये एंगल थीटा है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, √5। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने बोला मेरा पार्टिकल यहां हेमीस्फेरिकल वॉल पे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ की जो कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए कि सिग्मा एफ आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां पे मैंने mg का कंपोनेंट किया, अंदर वाला कंपोनेंट है mg cos थीटा, तो mg cos थीटा माइनस n, इसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाय आर, और पॉइंट p पे n की वैल्यू 0 कर दी क्योंकि कॉन्टेक्ट लूज कर रहा है, तो उसको सॉल्व किया, तो वहां से cos थीटा की वैल्यू आ गई 2/3। और अगर cos थीटा की वैल्यू 2/3 आ गई तो फिर तो मेरे सब कुछ आंसर आ ही गए। क्यों आ गए, देखो, क्योंकि यहां पे मुझे पता है h जो है वो कितना है मेरा, r का cos थीटा। बोले तो h की जो वैल्यू है cos थीटा है 2/3, तो 2r/3 आ गई h की वैल्यू। सिमिलरली जो मेरी वेलोसिटी थी वो थी √2gr 1 माइनस cos थीटा, इसकी पावर 1/2। वैल्यू छाप दूं इसकी, मैं इसकी वैल्यू छापूंगा, ये बिठा देता हूं, तो इसकी वैल्यू छापूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2gr 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस 2/3, तो 2gr 1 माइनस 2/3 जो कि 1/3 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2gr
बाय 3 इसकी पावर 1/2, ये है वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो मैंने हाइट h की वैल्यू निकाल ली, मैंने वेलोसिटी एट पॉइंट P निकाल लिया, और मैंने हमारा एंगल थीटा निकाल लिया। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको एक छोटी सी चीज क्लियर हो गई होगी, और वो पॉइंट ये है कि डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन को सॉल्व करना काफी आसान कहानी है। प्लेन फाइंड आउट करो, एक्सेस फाइंड आउट करो, फोर्स से कंपोनेंट करो, अलोंग रेडियल, टेंजेंशियल, सिग्मा एफ आर को, एफ सेंट्रीपिटल, सिग्मा एफ टेंजेंशियल को, क्या करना है, एम इंटू ए टेंजेंशियल कर दो। इतनी सी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप किस फ्रेम में सॉल्व करना चाहो, वो आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है वो इनर्शियल फ्रेम में सिखाएं। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करोगे तो फिर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगाना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना बस, है ना, जो कि सुडो फोर्स होता है। तो चलो, आई थिंक सारी कहानी समझ में आ गई होगी। तो आज की कहानी फिर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बातें करेंगे। तो चलो, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं।